अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्रीवियस का लिंक मिलेगा, सी आल्सो बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल पार्ट जो भी है वो हमने दिखाया है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होगा, कोड स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे करके आप कोड लिखेंगे, ओवरऑल एक प्रोग्रामर एक इंजीनियर इस तरीके से कोड लिखते हैं आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं या करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप ही के लिए है। ये दोनों को जाइए और इसको साइमल्टेनियसली और पैरेलली फॉलो करिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, इससे पहले तुमने वेरिएबल से टाइप पढ़ लिया था, और टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास क्या है ये भी हमने पढ़ लिया था। ये आप बोल सकते हैं अब पूरी बिगिनर नहीं रहा, ये मोर ऑन इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग आ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहां पर हम लोग अब एडिशनल चीजें पढ़ेंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रियल पावर को आपके सामने धीरे धीरे लेके आएगा। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्लाइड्स पे चलूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल टाइप एंड स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज मुझे आपका अटेंशन और आपका ध्यान चाहिए यहाँ पर, तो आजू बाजू में अगर कॉफी चाय जो भी है लेके बैठ जाइए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझ में, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ समझेंगे तो प्रैक्टिकल वाले में जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है समझना। ठीक है, वेरिएबल टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वेरिएबल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक टाइप होता है ग्लोबल, एक टाइप होता है लोकल वेरिएबल। अब क्या ग्लोबल क्या लोकल वो सब समझेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन समझते हैं। ग्लोबल वेरिएबल उन वेरिएबल को कहते हैं ना जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू प्रोग्राम, यानी पूरा का पूरा जो सोर्स कोड होता है ना, थ्रू आउट प्रोग्राम होता है, उसमें उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज से मुराद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जबकि लोकल वेरिएबल रिकॉग्नाइज होता है सिर्फ जब फंक्शन को डिफाइंड किया जाए या उसको कॉल किया जाए, यानी सिर्फ फंक्शन के अंदर ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उस फंक्शन के बाहर उसका इस्तेमाल नहीं होता। एकदम सिंपल, यानी फंक्शन का बॉडी है, उसके अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बना दिया तो वो फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल रहेगा, बाहर वाला कोई भी उसको कॉल नहीं कर सकता, बुला ही नहीं सकता, बाहर वाले के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि ग्लोबल जो होता है वो सबके लिए एग्जिस्ट होता है, यानी अगर आपने ग्लोबल बनाया है तो अलग अलग फंक्शन में आप ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सिंपल, समझ में आ गया? आगे एग्जांपल देंगे और समझ में आएगा। दूसरा होता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक डिक्लेरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? रिटेंशन ऑफ अ वैल्यू बाय लोकल मीन दिस इज स्टैटिक, यानी जब आप वैल्यू लोकली लेते हैं ना, यानी लोकली जब आप वैल्यू को लेते हैं उसके काम करते हैं तो उसको स्टैटिक बोला जाता है। रिटेंशन ऑफ अ वेरिएबल वैल्यू लॉस्ट वंस द फंक्शन इज कंप्लीट एग्जीक्यूट, वेयर एज अ सर्टेन कंडीशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी रिटेन्ड फ्रॉम द अर्लियर एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन रिटेन्ड। ये आसान शब्दों में जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको लोकल वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, और जो बिहेवियर होता है ना लोकल वेरिएबल को, वो ये होता है कि वो क्रिएट तब होता है जब फंक्शन कॉल किया जाता है, और वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। और इस चीज का इशारा हमने प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे पूरा कैटेगरी क्या है। द वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द डेटा टाइप एंड बाय द स्टोरेज क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा टाइप के हिसाब से जो वेरिएबल का कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो तो हम लोग स्टार्टिंग के वीडियोस में पढ़ के आ चुके हैं, यानी इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, ये आपको जरूर मालूम है। लेकिन वो यानी वेरिएबल्स जो है ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से स्टोर होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, तो उनको स्टोरेज क्लास बोलते हैं। तो वेरिएबल्स स्टोरेज क्लास के एतबार से कितना टाइप के होते हैं वो हमने अब तक नहीं पढ़ा था, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। यानी एक पार्ट ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, अब हमें बस दूसरा पार्ट पढ़ना है और ये समझना है कि ये पहला पार्ट दूसरे के साथ रिलेट कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए डेटा टाइप वर्सेज स्टोरेज क्लास क्या होता है। डेटा टाइप्स आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, रिफर्स टू द टाइप ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंट बाय द वेरिएबल, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर एटसेट्रा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, कोई नया चीज नहीं है। लेकिन स्टोरेज क्लास क्या होता है, रिफर्स टू द प्रीमिनेंस ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स स्कोप विद इन द प्रोग्राम, यानी वेरिएबल का टाइप तो आपको मालूम है जिसको आप बोलते हैं डेटा टाइप, लेकिन वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का यूज कब कब कर सकते हैं, कब वो अवेलेबल होगा कब नहीं होगा, मेमोरी में उसका क्या लोकेशन, यानी लोकेशन तो नहीं बट मेमोरी में वो कहाँ रहता है, वो सीपीयू में रहेगा या फिर वो मेमोरी में रहेगा, ये सब के बारे में हम लोग स्टोरेज क्लास में डिस्कस करते हैं, जिसपे 4 ही पॉइंट आता है। जैसे यहाँ पर 4 है, बस यहाँ भी 4 है। एक है ऑटो, ऑटो इतना आसान है कि आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, आगे एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे। दूसरा एक्सट्रेन आपको समझना है, स्टैटिक समझना है और रजिस्टर समझना है, बस ये बहुत आसान है 4, बिल्कुल टेंशन मत लेना। स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब क्या होता है, पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ओवर विच वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड। जब भी बोलते हैं ना स्कोप, स्कोप का मतलब ये होता है कि किस जगह पे वेरिएबल को पहचाना जा सकता है, यानी इस्तेमाल किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। जैसे हमने बताया कि फंक्शन बॉडी के अंदर अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उस फंक्शन बॉडी के बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी फंक्शन बॉडी के बाहर वो वेरिएबल रिकॉग्नाइज नहीं होगा, इसी को बोलते हैं स्कोप। ठीक है, स्टोरेज क्लास क्या क्या है देखिए समझते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत आसान है। ऑटो क्या होता है, ये मेटिक इसके अंदर अलग आ गया, ये ऑटो है, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल, यानी आसान शब्दों में अब तक हमने जितना भी एग्जांपल देखा है, हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, हम कभी भी फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाया ही नहीं आज तक हमने, राइट, हमने हमेशा फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया। जो प्रोटोटाइप बनाया था वो पूरा का पूरा फंक्शन ही था, और वहां पर भी जो वेरिएबल बनाया था फंक्शन के अंदर बनाया, चाहे मेन हो
या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, वेरिएबल हम लोग हमेशा फंक्शन के अंदर ही बनाते थे। 110% करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो वो जो काम हम लोग करते थे ऑलरेडी ना, उसी को बोलते ऑटो। यानी वहां पर हम लोग लिखते नहीं थे ऑटो, हम लोग डायरेक्ट इंट बोल के वेरिएबल बनाते थे या कैर बोल के वेरिएबल बनाते थे, वही ऑटो होता है। यानी अगर आप ऑटो इंट बोल के वेरिएबल बनाए या फिर सिर्फ इंट बोल के बनाए, बात एक ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर बनाते हैं वो ऑटो कैटेगरी का ही होता है। तो आपको ऑटो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जो आप बनाते आए वो ऑटो ही था। चलिए बहुत बढ़िया, आप ऑटो सीख गए। रिक्शा भी सीख लेते हैं। एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम का मतलब होता है ग्लोबल वेरिएबल विजिबल टू ऑल फाइल, यानी ऐसा वेरिएबल आप बनाते हैं जो तमाम फाइल्स के लिए या तमाम अदर फंक्शंस के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। स्टैटिक क्या होता है? प्रिजर्व्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के दरमियान ये अपना वैल्यू को प्रिजर्व रखता है। ये क्या होता है ये भी समझेंगे। और उसके बाद है रजिस्टर्स, स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर फॉर फास्ट एक्सेस। ये रजिस्टर में जो भी आप वैल्यू डालते हैं वो सीपीयू के अंदर स्टोर होता है, ना कि मेमोरी के अंदर। अब आप बोलेंगे सीपीयू में कैसे स्टोर हो सकता है? हाँ, सीपीयू के पास रजिस्टर्स होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाला अगर आपने सीरीज नहीं देखा, जो कि इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। फिर आपको ये वाला टॉपिक आप कहेंगे ये तो बच्चों वाला टॉपिक है यार, कोई हार्ड चीज पढ़ाओ। ठीक है, तो अगर वो आपने देखा है तो आपको फिर ये बहुत ही आसान लगेगा, बट नहीं भी देखा कोई बात नहीं, हम लोग रजिस्टर पढ़ेंगे। रजिस्टर में भी आप स्टोर करते हैं, सीपीयू के अंदर खुद का रजिस्टर होता है जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, वो भी मेमोरी है बेसिकली, लेकिन रैम नहीं है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। द स्टोरेज क्लास एसोसिएट विद अ वेरिएबल कैन समटाइम बी एस्टैब्लिश्ड बाय द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इन द प्रोग्राम और बाय प्रीफिक्स कीवर्ड टू द वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि स्टोरेज क्लास जो होता है ना, वो एसोसिएट होता है कि कुछ वक्त ऐसा होता है कि आप वेरिएबल किस जगह पर डिक्लेयर किया आपने, यानी वेरिएबल का लोकेशन के बेसिस पर स्टोरेज क्लास कभी कभी एसोसिएट होता है। और कभी कभी वेरिएबल से पहले जो प्रीफिक्स आप लगाते हैं, जैसे हम लोग वेरिएबल से पहले लगाते हैं ना इंट, प्रीफिक्स है वो, एक तरफ से प्रीफिक्स नहीं बोलेंगे उसको, डेटा टाइप डिक्लेरेशन है, बट प्रीफिक्स भी वैसे ही लगता है कि उससे भी पहले आपको कुछ लिखना होता है, वो प्रीफिक्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर लूप चलाने तो पहले फॉर लिखते हैं, तो वैसे तो दो तरीका होता है स्टोरेज क्लास को आइडेंटिफाई करने का। एक तरीका तो ये है कि वेरिएबल का लोकेशन क्या है उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें से एक आप समझ चुके ऑलरेडी कि जब भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो वो ऑटो नंबर यानी ऑटो वाला कैटेगरी में रहता है स्टोरेज क्लास का। वैसे ही दूसरा भी आप समझेंगे हम लोग, तो दो ही तरीका होता है, या तो फंक्शन के अंदर वाला जो आप ऑलरेडी समझ गए, उसके अलावा क्या बचा? तीन। तो ये तीनों यानी एक्सट्रेन, स्टैटिक और रजिस्टर, ये तीनों वेरिएबल बनाने से पहले इससे पहले कुछ प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, यानी कुछ लिखना पड़ता है इससे पहले, जिससे सी को समझना है कि भाई ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब पहचानने के एतबार से आप चारों के चारों स्टोरेज क्लास को पहचान जाएंगे। तो एक आप ऑलरेडी जानते हैं क्या है, ये तीन भी पढ़ लेते हैं कि भाई क्या लिखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। व्हाट स्टोरेज क्लास टेल्स अस, स्टोरेज क्लास हम लोगों को क्या बोलता है? वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर, कि वेरिएबल स्टोर कहां पर होगा। जैसे मैंने बताया मेमोरी या रजिस्टर में, मोस्ट ऑफ टाइम मेमोरी में होता है। दूसरा, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इनिशियली वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। इफ द इनिशियल वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली असाइंड द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, यानी अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है तो वो जीरो में ही चला जाता है इनिशियल वैल्यू। दूसरा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, जो मैंने पहले का स्कोप का मतलब आप समझ गए कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। इन विच फंक्शन द वैल्यू वेरिएबल वुड बी अवेलेबल, कहां पर और किस फंक्शन में वो अवेलेबल होगा। और चौथा नंबर पे, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द वेरिएबल, हाउ लॉन्ग इट वुड बी वेरिएबल एग्जिस्ट, यानी वो वेरिएबल का लाइफ या जिंदगी कितना है, यानी कितना से मुरा। जैसे मैंने आपको बताया लोकल वेरिएबल क्या होता है, जब फंक्शन कॉल किया तो बना, फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो गया खत्म हो गया, तो उसका लाइफ बहुत छोटा है, सिर्फ उस फंक्शन तक महदूद है, पूरा प्रोग्राम या सोर्स कोड तक नहीं है, वही समझेंगे। तो अब देखिए ऑटो इंट ए बी लिखा हमने, ये एक तरीका था जो कि ऑटो वाला का था। दूसरा स्टैटिक इंट ए बी, और तीसरा एक्सटर्नल एक्सट्रेन फ्लोट एफ, यानी सिंपल सी बात, इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। डेटा टाइप से भी पहले आपको लिख देना है प्रीफिक्स, काम खत्म। वेरिएबल डेट यानी स्टोरेज क्लास आपने डिक्लेयर कर दिया। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक वेरिएबल समझते हैं। दिस वेरिएबल कम्स इनटू एग्जिस्ट व्हेनेवर एंड, दो बार आ गया, आई एम सॉरी, व्हेनेवर द वेरिएबल इज डिक्लेयर, यानी जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये वाला ऑटोमेटिक वेरिएबल वजूद में आता है, जब डिक्लेयर नहीं करते तो वजूद में नहीं आता है। एंड दिस टोटली मेक सेंस, जब तक वेरिएबल बनाएंगे नहीं तो बनेगा कहां से कुछ भी। ठीक है, तो जैसे ही वेरिएबल बनाते हैं ये वजूद में आता है। दिस वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल बिकॉज दे आर अवेलेबल लोकल टू द फंक्शन, यानी जब भी फंक्शन कॉल होगा, जब भी फंक्शन चलेगा, ये वेरिएबल बनेगा। फंक्शन खत्म, वेरिएबल खत्म। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया। स्टोरेज कहां होता है इसका? मेमोरी के अंदर होता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? गार्बेज वैल्यू होता है डिफॉल्ट। अब आप बोलेंगे गार्बेज वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू का आगे कोई इस्तेमाल नहीं है ना, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल है, वहीं सपा चपा कर दिया इसको, यानी ये वेरिएबल का आगे का प्रोग्राम के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं, यानी कोई और इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा ना। स्कोप क्या है इसका? लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट हैज बीन डिक्लेयर, यानी वो ब्लॉक जिसमें ये डिक्लेयर किया गया सिर्फ वहीं चलेगा। और लाइफ क्या है? टिल कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक, यानी जब तक ब्लॉक के अंदर आप है, कोड जब तक ब्लॉक के अंदर है तब तक इसका जिंदगी, उसके बाद खत्म। ठीक हो गया, बढ़िया। ऑटोमेटिक वेरिएबल के एग्जांपल देख लीजिए आप। बाय डिफॉल्ट अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन विदाउट स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड एज एन ऑटोमेटिक, यानी आप ऐसे लिखे तो भी ऑटोमेटिक है, आप ऐसे लिखे तो भी ऑटोमेटिक है। ठीक हो गया, जैसे हमने बताया था। तो हम लोग ऐसे ऑटोमेटिक नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे, तो बात एक ही था। इनडायरेक्ट हम लोग ऑटोमेटिक ही लिखते थे। इसका एग्जांपल कुछ यूं है। ठीक हो गया। द फॉलोइंग रिजल्ट इज 10, एज यू कैन सी फंक्शन के अंदर लिखा है हमने एक्सटर्नल वेरिएबल, यानी ऑटोमेटिक में कुछ था ही नहीं, ये आपको ऑलरेडी मालूम था, राइट। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है? सॉरी, दीज आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल फंक्शन, देयर स्कोप रेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंटायर
रिमेनिंग प्रोग्राम। यानी ये एक्सटर्नल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं ना जिसका एक फंक्शन के साथ सिर्फ ताल्लुक नहीं होता, थ्रू आउट पूरा जो हम लोग प्रोग्राम है, यानी एक पूरा प्रोग्राम अगर आपने लिखा है, मान लीजिए पूरा आपका कोड 100 लाइन का है, तो वो 100 के 100 लाइन में ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ किसी फंक्शन के अंदर नहीं करेगा, ठीक है। देयरफॉर देयर स्कोप मे बी द एंटायर प्रोग्राम और टू और मोर फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर इट्स डिक्लेयर। अब यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप इसको डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से कि पूरा का पूरा प्रोग्राम में ही, यानी 100 लाइन के कोड में ये अवेलेबल हो, कहीं भी एक्सेस कर सकती है, या फिर कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे कि एक से दो फंक्शन में ये एक्सेस किया जा सके, बाकी में ना किया जा सके। यानी आपके ऊपर है, छूट है इसमें, ठीक है। आप चाहे तो पूरा कोड के लिए भी इसको अवेलेबल बना सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दीज आर ग्लोबल एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन विद इन द स्कोप। यानी जो भी स्कोप के अंदर ये वेरिएबल आएगा, जैसे हमने बताया, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट्स डिक्लेयर। और अगर आप इसको पूरा का पूरा इंटायर प्रोग्राम के लिए देना चाहते हैं तो फिर हर फंक्शन के स्कोप के अंदर ही आ जाएगा, तो हर फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। देयरफॉर वैल्यू मे बी असाइन इन वन एंड कैन बी रिटन इन अनदर। तो वैल्यू एक फंक्शन से असाइन कर सकते हैं, रिटर्न दूसरा फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। देयर इज अ डिफरेंस इन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। यानी एक्सटर्नल वेरिएबल का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में फर्क है, वो समझेंगे। एक्सटर्नल डेफिनेशन इज द सेम एज एनी वेरिएबल डिक्लेयर। यानी एक्सटर्नल का जो डेफिनेशन है वो सेम है जैसे दूसरा कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है। यूजुअली lies outside or before the function access it. It allocated storage space required. Initial value can be assigned. The external specifier is not required in external variable definition. क्या था ये सब आगे एग्जांपल देंगे, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए, एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं भाई? एकदम सिंपल, ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है एक्सट्रेन, और उसके बाद इंट, कैर, फ्लोट, डबल जो भी लिखने लिखिए, और वेरिएबल का जो भी नाम देना है देखिए दीजिए, और सेमीकोलन दीजिए, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन हुआ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड इफ द एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन कम्स आफ्टर द फंक्शन डेफिनेशन। क्या मतलब? यानी इसका डिक्लेरेशन जरूरी होगा अगर एक्सटर्नल वेरिएबल, ये जो डेफिनेशन एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन है, वो फंक्शन डेफिनेशन का बाद आए, ठीक है। इस तरीके से द डिक्लेरेशन बिगिन विद एन एक्सटर्नल स्पेसिफायर। जो इसका डिक्लेरेशन है वो स्पेसिफायर से स्टार्ट होगा, एक्सट्रेन से, जैसे हमने यहाँ लिखा है। ओनली व्हेन एक्सटर्नल वेरिएबल इज डिफाइंड इज द स्टोरेज स्पेस एलोकेटेड। यानी ओनली व्हेन एक्सटर्नल वेरिएबल इज डिफाइंड इट इज द स्टोरेज स्पेस एलोकेटेड। यानी जब ये डिफाइंड होगा तब इसके लिए स्टोरेज एलोकेटेड स्पेस होगा, ठीक है। एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी असाइन इनिशियल वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ अ वेरिएबल डेफिनेशन, बट द वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट रादर देन एन एक्सप्रेशन। ये भी हम लोग आगे समझेंगे। इफ इनिशियल वैल्यू इज नॉट इंक्लूड देन ऑटोमेटिकली असाइन द वैल्यू ऑफ 0। यानी अगर इनिशियल वैल्यू नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसको 0 में असाइन कर देगा। मुझे पता है काफी सारा चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल वेरिएबल के एग्जांपल देखिए। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वेरिएबल आई इज अ ग्लोबल वेरिएबल। यानी ये आई, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इफ द ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड बिफोर फंक्शन डेफिनेशन, यानी वही बात है ना हमने यहाँ पर बोला था, वहां चली गई ये बिफोर फंक्शन डेफिनेशन। तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना मेन का, उससे पहले डिक्लेयर किया हमने आई, यहाँ पर हमने वही लिखा है। देयर इज नो नीड टू यूज एक्सटेंड डिक्लेरेशन इन द फंक्शन इन फंक्शन दैट यूज ग्लोबल वेरिएबल। यानी अगर फंक्शन के बॉडी से या फंक्शन डेफिनेशन से पहले ही आपने, यानी अब ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा कोड देख रहे हैं ना कि फंक्शन से ही ऊपर लिख दिया खाली एक वेरिएबल, तो ये वेरिएबल को एक्सटेंड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। देयर इज नो नीड टू यूज एक्सटेंड डिक्लेरेशन इन फंक्शन दैट यूज ग्लोबल। यानी फंक्शन के अंदर अब एक्सटेंड लिखने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये बाहर वाले को इस्तेमाल कर रहा है, और इवन बाहर भी एक्सटेंड लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप फंक्शन के अंदर ही एक ग्लोबल बनाना चाहते हैं फिर आपको एक्सटेंड लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल बाहर बना चुके हैं और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर, तो भी एक्सटेंड नहीं लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? इतना सिंपल सा चीज था। फॉलोइंग रिजल्ट क्या होगा आप देखिए यहाँ पर, ये पहले 10 था द फॉलोइंग रिजल्ट, उसके बाद हमने इसको असाइन किया 2 में और आई को प्रिंट किया, तो आप देखिए आई 2 हो गया, ठीक हो गया। आगे जब प्रैक्टिकल वाला हम लोग कोड लिखेंगे ना, वहां पर ये सब चीज आपको बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा ताकि इजीली समझ में आए। यहाँ तो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं ना कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज है कि यार ये कैसे काम कर गया, तो जाहिर सी बात है ये थियोरेटिकल पार्ट नहीं है भैया, ये तो कोड वाला पार्ट है, और इसीलिए तो मैंने दूसरा प्लेलिस्ट बनाया ना, आप ही के लिए तो बनाया है, वहां पर ये सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हर चीज थियोरेटिकल में कवर नहीं होता, हर चीज प्रैक्टिकल में भी नहीं। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो आपको थियोरेटिकल कवर नहीं होता इतना डिटेल में, वहां सिर्फ आप कोड लिखना सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल एग्जांपल विद एक्सट्रेन। अब आप एक्सट्रेन के साथ भी एग्जांपल देख लीजिए, एक उसके बगैर जब देखा तो। वेयर एज इफ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड, अब मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड में डिक्लेयर हुआ है आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन, यानी अब फंक्शन डेफिनेशन के बाद डिक्लेयर हुआ। अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन पूरा हो चुका, यहाँ जाके डिक्लेयर हुआ है, यहाँ भी हमने एक्सट्रेन नहीं लिखा, ऐसे ही ग्लोबल डिक्लेयर किया फंक्शन के बाहर, लेकिन इट हैज टू बी एक्सट्रेन डिक्लेरेशन विद इन फंक्शन दैट यूज ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन अब जब फंक्शन के अंदर हम यही वाला वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, हमको एक्सट्रेन लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर यही डिक्लेरेशन फंक्शन से पहले करेंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा, बाद में करेंगे तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ, ग्लोबल वेरिएबल बनाते वक्त नहीं, उसको इस्तेमाल करते वक्त फंक्शन के अंदर एक्सट्रेन लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये रिजल्ट आ गया। अब एक्सट्रेन आप समझ गए, एक्सट्रेन ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल दो तरीके से डिक्लेयर हो सकता है, एक फंक्शन से ऊपर, एक फंक्शन से नीचे। जब फंक्शन से ऊपर होगा तो
एक्सट्रेन वेक्सट्रेन का कोई जरूरत नहीं है, फंक्शन से नीचे होगा तो इस्तेमाल करने के लिए एक्सट्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन की जगह दो फंक्शन होगा, वो भी देखिए यहाँ पर दो फंक्शन ही एक्सेस कर रहा है ना, यहाँ पर एक फंक्शन आई है, यहाँ पर एक दूसरा आपका एक कोड है। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शन भी आप बना के कर सकते हैं। अगेन ये क्योंकि अब थियोरेटिकल पार्ट से हट के प्रैक्टिकल में चला जा रहा है ना, कि दो फंक्शन बनाएंगे तो कैसे काम करेगा, ये हम लोग प्रैक्टिकल सीरीज में देखेंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। स्टोर होता है मेमोरी में, ये डिफॉल्ट इनिशियल साइज इसका 0 होता है, यानी अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दिया तो 0 हो जाएगा। स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट हैज बीन डिफाइंड, यानी वही ऑटोमेटिक वाला सिनेरियो है, ऑटोमेटिक में भी यही था और यहाँ पर भी स्कोप ये है। लाइफ क्या होता है इसका, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, यानी अलग अलग फंक्शन जब एक दूसरा को कॉल करेगा तो उसके दरमियान इसका वैल्यू परसिस्ट रहता है, उड़ता नहीं है। द वैल्यू विल नॉट डिसअपीयर वंस द फंक्शन इन विच इट हैज बीन डिक्लेयर बिकम इनएक्टिव, इट इज अनअवेलेबल ओनली व्हेन यू कम्स आउट प्रोग्राम। यानी यहाँ पर फर्क है। देखिए ऑटोमेटिक में क्या था ना कि फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाया तो उस फंक्शन वो फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हुआ वो वेरिएबल खत्म हो जाता है, गार्बेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल में जब आप फंक्शन एग्जीक्यूट कर देते हैं ना, वो वाला कोड खत्म नहीं होता आपका पूरा, लेकिन जब आप प्रोग्राम से बाहर आते हैं तब जाके वो अनअवेलेबल हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक प्रीफिक्स लिखेंगे इंट और एन, इसका भी एग्जांपल देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप देखिए एग्जांपल यहाँ पर हमने वॉइड बनाया, एक वेरिएबल बनाया वॉइड नाम से, इस तरीके से आप मान के चलिए वॉइड की जगह इंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 5 कर दिया और फिर हमने क्या किया a+2, यानी 5 पे हम 2 ऐड करें तो ये 7 बनना चाहिए। तो अब देखिए पहले यहाँ पर 7 प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा अगर गौर से तो वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग एक बार कॉल कर रहे, दो बार कॉल कर रहे, तीन बार कॉल कर रहे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट 777, यानी अगर ऐसा होता ऑटोमेटिक की तरह कि जब जब फंक्शन चलता है तब तक ये दोबारा से रिक्रिएट होता है ना, तो हर बार वैल्यू जब चलेगा तो 7 होगा और फिर वैल्यू जैसे यानी फंक्शन जैसे ही एंड होगा ना ये सब रीसेट हो जाना चाहिए, फिर दोबारा जब कॉल करेंगे तो फिर से बनेगा। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 777 आएगा, यानी अगर ऑटोमेटिक का लॉजिक लगा ली नॉर्मल फंक्शन का तो क्या लगता है यहाँ पर आएगा 7 9 11, यानी पहले बार में यहाँ पर 7 होगा, दूसरे बार में उसमें फिर से 2 ऐड होगा, तीसरे बार में वहाँ फिर से 2 ऐड होगा। यानी ये वाला वेरिएबल तो स्टैटिक आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया ना, यहाँ पर ये तो 5 ही रहेगा। तो पहला बार जब 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर जब ये दूसरा बार कॉल किया आपने तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर किया तो 11 हो जाएगा। लेकिन जब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना तब ये अनअवेलेबल होगा। समझ में आया फर्क क्या होता है? विद इन द प्रोग्राम ये एक्सेसिबल होता है, विद इन द प्रोग्राम ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसका लाइफ खत्म नहीं होता, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ स्कोप ब्लॉक में होता है। ये जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ खत्म नहीं हो रहा तो एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं, नहीं, एक्सेस सिर्फ वही होगा जहां डिफाइंड हुआ है, लेकिन इसका लाइफ यानी ये रिमूव या डिस्ट्रॉय तब तक नहीं होगा जब तक प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार इसका जरूरत ही क्या था? तो बहुत सारा ऐसा केस होता है जब जरूरत पड़ता है, एडवांस लेवल पे हम लोग देखेंगे वो चीज। ठीक है, एडवांस चीजों को करने के लिए ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है? रजिस्टर सीपीयू में स्टोर होता है, ठीक है, मेमोरी में स्टोर नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि सी में ऐसा कौन सा डेटा स्टोरेज है जो सीपीयू में या मेमोरी में स्टोर नहीं होता, दैट इज रजिस्टर, सिंपल सी बात है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होता है? गार्बेज वैल्यू होता है इसका भी। ठीक है, स्कोप क्या होता है? लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, इसका भी ब्लॉक, इसका भी स्कोप जो है लोकल होता है। यानी आसान शब्दों में 3 स्टोरेज का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है, सिर्फ एक्सटर्नल या ग्लोबल वाला का ही स्कोप बड़ा होता है। लाइफ, इसका लाइफ क्या होता है? टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड, यानी जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक के अंदर रहेगा जहां डिफाइंड हुआ तब तक इसका लाइफ रहेगा। यानी ये बहुत सिमिलर है ऑटोमेटिक की तरह, लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है? ऑटोमेटिक वाला वैल्यू जो है हमारा वो मेमोरी में स्टोर होता है और ये रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, यानी सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, सिमिलरिटीज तो ऑफ कोर्स रहेगा। अ वैल्यू स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर कैन ऑलवेज बी एक्सेस फास्टर देन वन विच इज स्टोर इन मेमोरी, यानी यहाँ पर एक ही बेनिफिट है कि भाई एक्सेस बहुत फास्ट होगा। देयरफॉर इफ अ वेरिएबल इज यूज्ड एट मेनी प्लेसेस इन द प्रोग्राम इट इज बेटर टू डिक्लेयर इट्स स्टोरेज क्लास एज रजिस्टर। यानी आसान शब्दों में अब आप बोल सकते हैं कि लोकल वेरिएबल जो आप क्रिएट कर रहे हैं और आपको मालूम है अगर कि ये वेरिएबल बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है, बहुत जगह, तब जाके यानी बहुत बार एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में ऐसा इस्तेमाल होने वाला है, रजिस्टर इस्तेमाल करना बेहतर है। अ गुड एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल इज लूप काउंटर, यानी जब आप एक लोकल वेरिएबल लूप में बनाते हैं और उसको काउंटर वगैरह के लिए कुछ काम करते हैं तो वहां पर अच्छा होता है। तो इसका एग्जांपल भी हमने दिया है, जाहिर सी बात है। डिक्लेरेशन यानी समझ में आ गया ना, ये रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है, यहाँ स्टोर होता है, गार्बेज वैल्यू होता है, लोकल स्कोप होता है और जब तक कंट्रोल रहता है उस ब्लॉक में जहां ये डिफाइंड हुआ तब तक इसका लाइफ होता है। ठीक हो गया, और यहाँ एग्जांपल दिया हमने। ये अब देखिए रजिस्टर में आपको रजिस्टर लिखना पड़ता है पूरा, रजिस्टर इंट एन, ये हो गया। बनाते कैसे करके है देखिए, मेन के अंदर आप रजिस्टर इंट एन और 10 को प्रिंट करवा लिया, यानी बिल्कुल लोकल वेरिएबल की तरह बना रहे हैं आप उसको। फर्क कितना है? इंपॉर्टेंट नोट, द कीवर्ड रजिस्टर इज ओनली अ रिक्वेस्ट टू अ कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर। द कंपाइलर में इग्नोर दिस रिक्वेस्ट इफ देयर इज नो फ्री रजिस्टर अवेलेबल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? दो है, ये वाला तो बाद में मैं नोट वाला बाद में नोट दूंगा आपको, उससे पहले बताता हूँ कि लोकल और रजिस्टर में क्या फर्क है। आप इतना समझ लीजिए, लोकल और रजिस्टर में सिर्फ इतना फर्क है कि रजिस्टर मेमोरी में जाता है और लोकल रजिस्टर सीपीयू में जाता है और लोकल मेमोरी में जाता है। इसके अलावा दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का काम करने का तरीका सेम है। तो फिर दो क्यों दिया? उसका पीछे रीजन ये कि जब भी आपको स्पीड चाहिए होता है, एक्सेस टाइम में आप चाहते हैं भाई स्पीड दो मेरे को, तो रजिस्टर इस्तेमाल कर लेते
लेते हैं। और आम तौर पे जब आपको मालूम ही नहीं है कि भाई स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल इंट इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑटोमेटिक वाला, जैसे अब तक करते आए हैं। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे कि यहाँ नोट क्या लिखा है। नोट ये लिखा है कि भाई अगर आपका रजिस्टर फ्री नहीं है, मान लीजिए आप बोल रहे रजिस्टर पे चढ़ाओ इसको, और रजिस्टर में जगह नहीं है, तो कंपाइलर इग्नोर करेगा, बोला कहाँ चढ़ा है, सर पे चढ़ा है, रजिस्टर तो फ्री नहीं है। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा वेरिएबल टाइप्स और सी स्टोरेज टाइप। वेरिएबल टाइप आपको ऑलरेडी मालूम था, इंट, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा, और आज आप स्टोरेज क्लास भी पढ़ चुके हैं। बल्कि स्टोरेज क्लास में आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी मालूम था कि जैसे फंक्शन में वेरिएबल बनाते थे उसी को ऑटोमेटिक बोलता है। और अब आपको समझ में ये भी आ गया कि रजिस्टर और ऑटोमेटिक लगभग सेम है, पूरा ही सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, इसका सिर्फ एक फर्क है, ये मेमोरी में स्टोर होता है, ये रजिस्टर में स्टोर होता है, मतलब सीपीयू में स्टोर होता है। दैट्स इट। ये इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको मालूम है कि कब फास्ट चाहिए, क्या चाहिए। और अगर नहीं पता, आपको कंफ्यूज है, आप बाय ऑटो इस्तेमाल करो, यानी ऑटो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपके ऊपर है। एक्सट्रेन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब ग्लोबल वेरिएबल होता है। इन तीनों में से सिर्फ एक्सट्रेन का ही स्कोप है जो ग्लोबल है, जबकि स्टैटिक, रजिस्टर और ऑटोमेटिक तीनों का स्कोप लोकल होता है। ठीक है, स्टैटिक और ऑटोमेटिक में क्या फर्क है, ऑटोमेटिक और रजिस्टर ये दोनों में क्या होता है ना, कि सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ फंक्शन जब कॉल होगा तो ये चलेगा, और जैसे ही उस ब्लॉक से कोड एग्जीक्यूट होकर चला गया, वो वाला डेटा वैनिश हो जाएगा। स्टैटिक में ऐसा नहीं होता, स्टैटिक में कोड थ्रू आउट प्रोग्राम रहता है। और एक्सटर्नल जो है या ग्लोबल है, ये तीनों से अलग है। ग्लोबल का जो स्कोप है वो भी पूरा है, और जाहिर सी बात है, जब स्कोप पूरा है तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि डेटा वैनिश हो गया, ये हो गया, उसका लाइफ फिर पूरा रहेगा पूरा कोड में, जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो। तो चारों को आप आई होप इजीली समझ गए होंगे। तो अब फाइनली आपका जो एक पूरा सेट होता है ना स्टोरेज क्लास का और डेटा का पूरा सेट, अब आप समझ गए कि भाई एक्चुअली में ये इंट, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा बनता है इन चीजों में। यानी इंट, फ्लोट, वैसे डबल लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। इंट, फ्लोट, कैर, डबल जो है ये एक्चुअली में बन सकता है इन चारों में से कोई एक। तो अब तक हम लोग क्या बना रहे थे, खाली इन चारों को ऑटोमेटिक बना रहे थे। तो अब आपको पता चल गया कि आप ऑटोमेटिक के अलावा भी ये तीन बना सकते हैं। ठीक हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, मजा आया है। और अगर पसंद और मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।